हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपका सेटलमेंट हो जाता है अपनी वाइफ से, तो आपको जो है एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाना होता है जब भी आपका जो है सेटलमेंट अगर वाइफ से हो गया है। तो आज मैं जो है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या सेटलमेंट एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, जिसमें क्या क्या टर्म्स होनी चाहिए जो कि आपके लिए फायदेमंद हो और आपको जो है आगे जो है कोई डिस्प्यूट जो है फेस ना करना पड़े, हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों के लिए ये टर्म्स एप्लीकेबल हैं। और देखिए क्या होता है कि सबसे इजीएस्ट वे मैट्रिमोनियल केसेस से बाहर निकलने का तो आपको पता ही है, सेटलमेंट है या म्यूचुअल सेटलमेंट है या म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स है, जो कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब भी आप जो है सेटलमेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि कभी ओरली अगर आप एग्री कर देते हैं दूसरी पार्टी के साथ, तो वो कभी भी जो है बैकआउट कर सकती है। तो अगर आपके पास राइटिंग में सारी टर्म्स कंडीशन होंगी, तो एक तो पहली चीज डिस्प्यूट नहीं होगा कि क्या हमने एग्री किया था, और दूसरी चीज ये होगी कि आप जो है अपनी टर्म्स पे जो है कायम रहेंगे, उसे चेंज या मॉडिफाई करने का जो है सवाल नहीं उठेगा अगर वो चीज जो है राइटिंग में होगी। तो ये दो फायदे तो हैं ही है। तीसरा फायदा ये है कि आपका जो टर्म्स हैं वो फ्री और फेयर रहेंगी, मतलब किसी की दबाव में आके जो है आप ओरली तो एग्री कर सकते हो, बट अगर आप राइटिंग और साइन कर देते हैं वहां पे, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है उस चीज से जो है बैकआउट करना। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें जो है सेटलमेंट एग्री इवन रिटर्न में भी साइन कर देती है वाइफ, और उसके बाद जो है बैकआउट कर देती है, या हस्बैंड साइड जो होती है वो बैकआउट कर देती है इवन राइटिंग में हो, पर कोर्ट में उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वहां पे ये आप अगर स्टैंड लेते हैं कि मेरे से जोर और जबरदस्ती से ये साइन करवाया गया, तो वो चीज से बैकआउट करना भी मुश्किल होता है। इसलिए टर्म्स जो होती हैं हमेशा जो है राइटिंग में होनी चाहिए, और जो टर्म्स हैं वो क्या होनी चाहिए वो अब मैं आ रहा हूँ उस पर। अब जो टर्म्स है वो क्या होता है कि जब भी आप डिवोर्स या म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स या आप मेंटेनेंस के केसेस अगर आप लड़ते हैं, तो आपको जो है अलग अलग टर्म्स पे जो है अपना केस जो है सेटल करना होता है। अब सपोज मेंटेनेंस है या जो एलिमनी है, एलिमनी या मेंटेनेंस, अगर आप वाइफ को कुछ पैसा दे रहे हैं जब म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होता है, तो आपको जो है वो एक पूरा अमाउंट जो है अपनी सेटलमेंट एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा। किस तरह दे रहे हैं वो भी चीज लिखनी पड़ेगी, और किन किन इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं वो भी आपको लिखनी पड़ेगी। जनरली क्या होता है कि जैसे हम एक जो मॉडल मैं आपको एग्रीमेंट बता रहा हूँ कि जैसे आप फर्स्ट डिवोर्स ले लीजिए फर्स्ट मोशन का, फिर सेकंड मोशन डिवोर्स है, और थर्ड में जो है क्वैशिंग हो गई, ऐसे आप प्रोसीड करेंगे। तो एक इंस्टॉलमेंट आप फर्स्ट मोशन के लिए रखेंगे, एक इंस्टॉलमेंट आप सेकंड मोशन के लिए रखेंगे, और एक इंस्टॉलमेंट आप एट द टाइम ऑफ इन हाई कोर्ट, जब अगर आपको 498 या 406 कोई FIR है उसको क्वैश कराने के लिए अगर आप हाई कोर्ट जाते तो एक इंस्टॉलमेंट आप उसके लिए। अगर 498A नहीं है या कोई केसेस ऐसे नहीं है जो आप जिनके लिए क्वैशिंग की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप 2 इंस्टॉलमेंट में जो है पे कर सकते हैं। ऐसे करके आप जो है टर्म अपनी रख सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि जब ये हो गया तो आपको ये भी एक लिखना पड़ेगा कि फ्यूचर में जो है कोई वाइफ जो है मेंटेनेंस अपने लिए या बच्चों के लिए क्लेम नहीं करेगी। अब मैं आता हूँ सेकेंड एस्पेक्ट, अगर आपका चाइल्ड है, बच्चे हैं मैरिज में, तो उनकी कस्टडी किसके पास रहेगी, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा, और किसे जो है विजिटेशन राइट्स मिलेंगे और कब कब मिलेंगे, ये अगर आप डिटेल में अगर आप अपने एग्रीमेंट में लिखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर नेक्स्ट एस्पेक्ट आ जाता है कि कब जो है ये टर्म्स जो है एग्जीक्यूट होंगी, मतलब कब जो है एक्शन लिया जाएगा इन टर्म्स में। ठीक है, आपने लिख दिया कस्टडी, मेंटेनेंस और फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन, थर्ड क्वैशिंग की आपने फिक्स कर दिया, बट क्या ये कब एक्शन इस पे लिया जाएगा, ये नहीं कि एग्रीमेंट साइन किया और महीनों महीनों उस पर जो है भूल गए। तो आपको जो है एक डेट उसके एग्जीक्यूशन की भी लिखनी पड़ेगी कि कब जो है आप ये टर्म्स एग्जीक्यूट करेंगे। 1 हफ्ते बाद साइनिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट आप म्यूचुअल कंसेंट के लिए अप्लाई करेंगे, या 2 हफ्ते बाद करेंगे, जो भी डेट है वो आप जो है लिखेंगे उसमें। और फिर जो है आपका जो पेपर वर्क है इमीडिएटली आफ्टर दैट आपका पेपर वर्क फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन डिवोर्स के लिए शुरू हो जाएगा,
और चाइल्ड कस्टडी और ये सब चीज़ें जो है कोर्ट में जो है ऑन कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। पैसा जो है आप कोर्ट में देंगे, कोर्ट में जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी फर्स्ट मोशन के टाइम, सेकंड मोशन के टाइम भी स्टेटमेंट, और ड्राफ्ट का जो भी आप ड्राफ्ट से पे कर रहे हैं तो वो नंबर और उसकी फोटोकॉपी जो है कोर्ट में ज़रूर लगवाएं, ताकि कल को अगर कोई पार्टी बैकआउट करे तो आप बोलेंगे कि आप तो एग्रीमेंट के हिसाब से काम कर रहे थे और जो भी था एग्रीमेंट के हिसाब से था, एग्रीमेंट के हिसाब से पैसे एक्सेप्ट किए गए, और फिर जो है दोबारा केसेस होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं अगर ऐसे आप प्रोसीड करते हैं आप सेटलमेंट के लिए। अब एक और चीज़ होती है कि सेटलमेंट जो है मीडिएशन के थ्रू भी होती है। अब मीडिएशन में अगर सेटलमेंट होती है तो उसी टाइम जो है पेपर वर्क मीडिएटर बनवा के एग्रीमेंट साइन करवा देते हैं, और उसके बाद जो है आपको जो है एक्शन लेना पड़ता है उस पर जो भी है टर्म्स पे। तो वहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली मीडिएटर के थ्रू हो जाता है, नहीं तो आउट ऑफ कोर्ट अगर आप कर रहे हैं विदाउट एनी मीडिएशन काउंसिल की इंटरवेंशन के, तो फिर आपको जो है प्राइवेट एडवोकेट से आप जो है वो ये चीज़ें बनवा सकते हैं। इसके ऊपर जो है स्टैम्प पेपर लगवा लीजिए। अगर आप प्राइवेटली कर रहे हैं तो मीडिएशन सेल में ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर आप प्राइवेटली कर रहे हैं तो एक स्टैम्प पेपर भी ज़रूर लगवा लीजिए। उसके ऊपर जो है फोटोग्राफ एफिक्स कीजिए और फोटोग्राफ्स के ऊपर साइन कीजिए, काउंटर साइन वगैरह कीजिए, और पूरे हर एक पेज पे जो है आपके सिग्नेचर होने चाहिए जब भी आप ऐसी सेटलमेंट में आते हैं। तो ये तो एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि सेटलमेंट जो है आप कैसे करो डिवोर्स केसेस में, और जो भी मतलब सेटलमेंट करो आप रिटर्न में करो तो वो बेटर है, और मैंने आपको सारा समझा दिया कि कैसे जो है रिटर्न में सेटलमेंट की जाती है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।